एपिसोड 739। ब्रेन मास्टर इजलास में बैठा आला हुक्काम और फौज के आला अफसरान से कह रहा था, टेलीपैथी का शोबा सिर्फ ब्लैक सीक्रेट के हाथों में होना चाहिए, लेकिन मेरीना अपने 4 टेलीपैथी जानने वालों की अलग टीम बनाकर अपनी मनमानी कर रही है। मेरीना ने अपने नुमाइंदे की जबान से कहा, मैं कोई टीम या तंजीम नहीं बनाना चाहती। मेरी ऐसी ख्वाहिश होती तो अपने टेलीपैथी जानने वालों को इस मुल्क में ना लाती, उन्हें आप लोगों से बहुत दूर ले जाती। ब्रेन मास्टर ने कहा, क्या सबूत है कि तुम्हारे ख्याल खानी करने वाले हमारे मुल्क में हैं? तुमने हम में से किसी को उनकी सूरत नहीं दिखाई। क्या तुम अपने ख्याल खानी करने वालों की सूरतें दिखाओगे? सुपर मास्टर ने कहा, इस इजलास में ऐसी कोई बात ना की जाए जो आपस में तनाज़े का सबब बन जाए। आप लोग ज़बानी तौर पर तनाज़ा ख़त्म कर सकते हैं, अमली तौर पर ख़त्म नहीं कर पाएंगे। वो कहने लगी, पिछले इजलास में ब्रेन मास्टर ने चैलेंज किया था। उस चैलेंज के मुताबिक उसने मेरा ख्याल खानी करने वाला कम कर दिया है। मेरे टेलीपैथी जानने वाले संताना को हलाक कर दिया गया। ये झूठ है, ब्रेन मास्टर ने कहा। तुम किसी सबूत के बगैर इल्ज़ाम दे रही हो। वो कहने लगी, ठीक कहते हो, सबूत के बगैर मैं तुम्हें इल्ज़ाम नहीं दे सकती, लेकिन तुम भी कोई इल्ज़ाम मुझ पर आयद नहीं करोगे। मरीना का इशारा उन 3 कैदियों की तरफ था जो तारीख कैद खाने में थे। ब्रेन मास्टर थोड़ी देर खामोश रहकर ख्याल खानी के जरिए चारों ब्लैक सीक्रेट से बातें करता रहा। फिर कहने लगा, मरीना, यहाँ हमारे मुल्क के तमाम अकाबरीन बैठे हुए हैं। मैं उनके सामने तुमसे दरख्वास्त करता हूँ कि आओ दोस्त बनकर हमारे साथ काम करो। आपस की दुश्मनी हमारे मुल्क को बहुत महंगी पड़ेगी। मैं अपने मुल्क के हर मुहिब वतन की दोस्त हूँ। ऐसे दोस्तों में आस्तीन के सांप भी हैं। जब तक मैं संताना के कातिल को बेनकाब नहीं करूँगी, किसी पर भरोसा नहीं करूँगी। ब्रेन मास्टर ने कहा, हम तुम्हारा शुबा किस तरह दूर कर सकते हैं? अगर तुम सबके सामने नहीं बोलना चाहती तो मैं तुम्हारे नुमाइंदे के दिमाग में आ रहा हूं। वो नुमाइंदे के अंदर आकर बोला, मरीना, हम तस्लीम करते हैं कि तुम जबरदस्त हो। तुमने एक ही दिन में हमारे 3 अहम आदमियों को तारीख कैद खाने में पहुंचा दिया है। हम तुमसे दोस्ती करके और तुम्हारे साथ अपने मुल्क की खिदमत करके फख्र करेंगे। मरीना ने पूछा, क्या सच्चे दिल से कह रहे हो? तुम मेरी और ब्लैक सीक्रेट की सच्चाई किसी तरह भी आजमा लो, तो फिर भरे इजलास में अपनी जबान से ऐलान करो कि किस तरह मेरी सलाहियतों को तस्लीम करते हो और किस तरह तनाज़ा ख़त्म करना चाहते हो। ब्रेन मास्टर ने खंकार कर गला साफ करते हुए कहा, आप तमाम मोअज़्ज़िज़ हज़रात को इंतज़ार की ज़हमत उठानी पड़ी। आपको ये सुनकर खुशी होगी कि तमाम ब्लैक सीक्रेट मरीना की जहानत और हाजिर दिमागी को तस्लीम करते हैं। वो इस काबिल है कि ब्लैक सीक्रेट की टीम में शामिल होकर मुल्क के लिए काम करती रहे। क्या आप हज़रात मुत्तफ़िक़ हैं? सब ने मुत्तफ़िक़ होकर खुशी से तालियां बजाईं और फिर कहा, इस सिलसिले में मरीना को भी कुछ कहना चाहिए। वो कहने लगी, ये झगड़ा पहले ही दिन ख़त्म हो जाता अगर मेरी सलाहियतों को तस्लीम कर लिया जाता। मैंने अभी कहा था कि संताना को मार दिया गया, उसके बदले मैंने 3 टेलीपैथी जानने वालों का इजाफा कर लिया है। यानी पहले मेरे पास 4 थे, अब 6 हो चुके हैं। ब्रेन मास्टर और ब्लैक सीक्रेट जानते हैं कि मैं मज़ीद टेलीपैथी जानने वालों को कहाँ से शिकार कर रही हूँ। वो मेरी सलाहियतों के मोतरिफ होकर मुझे ब्लैक सीक्रेट में शामिल कर रहे हैं। गोया मुझे 5वां ब्लैक सीक्रेट बनाना चाहते हैं। ब्लैक सीक्रेट परेशान हो गए थे। वो इजलास में ये कहना नहीं चाह रहे थे कि उनके 3 टेलीपैथी जानने वालों को मरीना कैद कर चुकी है। ऐसा कहने से ब्रेन मास्टर और ब्लैक सीक्रेट की हिफाजती और इंतजामी कमजोरियां जाहिर हो जाती। उन्होंने पहले इजलास में दावा किया था कि कोई दुश्मन उनके टेलीपैथी जानने वालों तक कभी नहीं पहुंच सकेगा, और इस दावे के चंद घंटों बाद ही मरीना ने 3 को अगवा कर लिया था। एक आला फौजी अफसर ने पूछा, क्या तुम 5वीं ब्लैक सीक्रेट बनने पर राजी हो? मुझे ओहदा नहीं चाहिए, मैं सिर्फ काम करना चाहती हूँ। ब्लैक सीक्रेट की तरह कोई टीम बनाना नहीं चाहती और ना ही ऐसी किसी टीम में शामिल होना चाहती हूँ। हमारे सामने सबसे बड़ा मसला उन टेलीपैथी जानने वालों का है जो मेरे ज़ेरे असर हैं और कुछ ब्लैक सीक्रेट के मातहत हैं। वो एक ज़रा तवक्कुफ से बोली, मैं साबित कर चुकी हूँ कि अपने टेलीपैथी जानने वालों की पूरी तरह हिफाजत कर सकती हूँ। मैं उन्हें सोनिया से छीन कर लाई हूँ। यहाँ किसी ने संताना को मुझसे छीन कर हिमाकत की, जिसके नतीजे में छीनने वाले को अपने टेलीपैथी जानने वालों से हाथ धोना पड़ा। इसलिए मैं अर्ज़ करती हूँ कि मुझे ब्लैक सीक्रेट का ओहदा न दिया जाए, बल्कि इस मुल्क के तमाम नए टेलीपैथी जानने वाले मेरे हवाले कर दिए जाएं। मैं उनकी हिफाजत करूँगी और उन्हें मुल्क व कौम की खिदमत के लिए इस्तेमाल करती रहूँगी। ब्रेन मास्टर ने कहा, तुम ब्लैक सीक्रेट से तमाम इख्तियारात छीन लेना चाहती हो? ब्लैक सीक्रेट को बहुत से मुल्की मामलात के सिलसिले में इख्तियारात हासिल हैं। एक टेलीपैथी का शोबा मेरे पास आ जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मरीना, हम तुम्हारी कदर कर रहे हैं,
और तुम समझ रही हो कि हम मजबूर होकर झुक रहे हैं। क्या तुम चाहती हो कि हम तुम्हें खुद सर और बागी समझ लें? मैं बागी नहीं हूं, मगर तुम लोग मुझे बगावत के रास्ते पर पहुंचा रहे हो। इस सिलसिले में सुपर मास्टर और कुछ फौजी अफसरान तुम्हारा साथ दे रहे हैं। मैं जानती हूं ये लोग इनकार करेंगे, लेकिन मैं पॉप हॉपकिन के दिमाग से एक एक दोगले का कच्चा चट्टा पड़ चुकी हूं। सुपर मास्टर अपनी कुर्सी से उछलकर खड़ा हो गया, फिर बोला, मेरीना, माइंड योर लैंग्वेज। तुम मेरे साथ चंद मोअज़्ज़िज़ीन को भी दोगला कह रही हो। गुस्सा न दिखाओ, जवाब दो। ब्लैक सीक्रेट की अंधी हिमायत क्यों की जा रही है और मेरी मुखालफत क्यों? मैं जिन टेलीपैथी जानने वालों को सोनिया से छीन कर लाई हूं, उनमें से एक को किस कसूर पर मार डाला गया, और पॉप हॉपकिन को मुझसे छीनने के लिए ट्रांसफार्मर मशीन के जरिए उसकी शख्सियत क्यों तब्दील करना चाहते थे? क्या सिर्फ इसलिए कि वो मेरा मातहत ना रहे और ब्लैक सीक्रेट का वफादार बन जाए? ये सब तुम्हारा ज़ाती ख्याल है। ज़ाती ख्याल नहीं है, मैंने पॉप के दिमाग में ब्रेन मास्टर को बोलते सुना है। तुम इल्ज़ाम दे रही हो। ब्रेन मास्टर, अगर तुम सच्चाई से इनकार करोगे तो तुम्हारे मजीद 3 टेलीपैथी जानने वाले मेरी कैद में आ जाएंगे। तुम उन्हें समंदर की तह में या पाताल में छुपा कर रखो, वो तीनों मेरे पास चले आएंगे। ब्रेन मास्टर पिछले 3 का अंजाम देख चुका था। मजीद 3 के होने वाले नुकसानात के बारे में सोचकर परेशान हुआ। उधर आला हुक्काम और फौजी अफसरान ने पूछा, क्या मरीना ने हमारे ही 3 आदमियों को कैदी बनाया है? ब्रेन मास्टर ने ब्लैक सीक्रेट की हिदायत के मुताबिक कहा, यह बकवास करती है। हमारे तमाम टेलीपैथी जानने वाले महफूज हैं और ऐसे हिफाजती इंतजामात में हैं कि मरीना क्या, सोनिया भी ख्वाब में वहां नहीं पहुंच सकेगी। एक आला हाकिम ने कहा, मरीना, मैं तुमसे चंद उसूली बातें करता हूं। पहली बात तो यह कि जोरा जोरी जूडी नॉर्मन, पॉल हॉपकिन और संताना हमारे मुल्क की अमानत थे। उनमें से एक मर गया, इसका हमें अफसोस है। बाकी 3 अमानतों को अपने मुल्क के हवाले कर देना चाहिए। क्या यह तुम्हारा फ़र्ज़ नहीं है? अमानतें सोनिया को लौटाना चाहिए, क्योंकि वही उन्हें यहाँ से ले गई थी। अगर मैंने उन्हें हासिल किया है तो गलत हाथों में नहीं जाने दूंगी। ब्लैक सीक्रेट बिल्कुल नाअहल हैं और मैं मेहनत से हासिल की हुई चीज़ें नादानों के हवाले नहीं करूंगी। ब्लैक सीक्रेट की हिकमत अमलियों को तुम हमसे ज़्यादा नहीं जानती हो। इसके बावजूद तुम्हें इख्तलाफ है तो तुम अपने टेलीपैथी जानने वालों को हमारे हवाले कर दो। हमारे हुक्म की तामील करना तुम्हारा फ़र्ज़ है। आप लोग तमाम टेलीपैथी जानने वालों को मुझसे वापस लेकर मुझे तन्हा क्यों करना चाहते हैं? दूसरे लफ्ज़ों में, कमज़ोर क्यों करना चाहते हैं? हम तन्हा एक औरत को टेलीपैथी का अहम शोबा नहीं देना चाहते। तुम ब्लैक सीक्रेट के साथ काम करोगी। मरीना ने पूछा, क्या आपको इल्म है कि ब्लैक सीक्रेट ने ट्रांसफार्मर मशीन से कितने टेलीपैथी जानने वाले पैदा किए हैं? ये जानना हमारा काम नहीं है, ये ब्लैक सीक्रेट का शोबा है। फिर तो ये तुम्हें कभी नहीं मालूम होगा कि कितने नए टेलीपैथी जानने वाले ब्लैक सीक्रेट की गिरफ्त से निकलकर मेरी तरफ आ रहे हैं। क्या तुम अपने मुल्क से दुश्मनी कर रही हो? दोस्ती और हुब्बुल वतनी का सबूत दे रही हूं। बहुत जल्द साबित कर दूंगी कि तमाम नए टेलीपैथी जानने वाले मेरे ज़ेरे असर आ गए हैं। उसके बाद भी ट्रांसफार्मर मशीन से मजीद पैदा किए जाएंगे। उन्हें भी अपने दाम में ले आऊंगी। ये तमाम लोग मेरे मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करते रहेंगे, तो तुम्हें यकीन आ जाएगा कि मैं मुहिब्बे वतन हूँ। वो एक ज़रा तवक्कुफ से बोली, मैं इस इजलास में एक एक दुश्मन और एक एक दोगले चेहरे को पहचानती हूँ। चाहूँ तो उन दिमागों में जलजला पैदा कर दूँ। फिर सोचती हूँ, ये मेरे मुखालिफ हैं, लेकिन मेरे ही वतन के लिए काम कर रहे हैं। इनकी एक अच्छाई की खातिर मैं इन्हें मुआफ़ कर रही हूँ। बहरहाल मैं जा रही हूँ, ज़रूरत हुई तो हाजिर हो जाऊँगी। उसने अपने नुमाइंदे से कहा कि वो इजलास से उठकर चला जाए। वो जाने लगा तो ब्रेन मास्टर ने कहा, मरीना, तुम हुब्बुल वतनी की आड़ में हमारे टेलीपैथी जानने वालों को ट्रैप कर रही हो। अंदर ही अंदर हमारी जड़ें काट रही हो। मैं तुम्हें वार्निंग देता हूँ, अगर तुमने आइंदा 24 घंटों में अपने नए और पुराने ख्यालखानी करने वालों को हमारे हवाले ना किया तो हमारे जासूस तुम्हें जहाँ भी देखेंगे गोली मार देंगे। मरीना की तरफ से जवाब नहीं मिला। उसका नुमाइंदा जा चुका था। सुपर मास्टर ने कहा, ब्रेन मास्टर, तुम कैसी अहमकाना वार्निंग दे रहे हो? अगर उसे गोली मारी गई तो तारीख कैद खाने का पता कौन बताएगा? हमारे नए टेलीपैथी जानने वाले उस नामालूम कैद खाने में भूखे प्यासे मर जाएंगे। एक आला फौजी अफसर ने कहा, ब्रेन मास्टर और सुपर मास्टर की बातों से साबित होता है कि वाकई मरीना ने ब्लैक सीक्रेट के टेलीपैथी जानने वालों को भी कैद कर लिया है। सुपर मास्टर और ब्रेन मास्टर ने चोर नज़रों से एक दूसरे को देखा। फिर ब्रेन मास्टर ने बात बनाते हुए कहा, हमें शुबा है कि हमारे 3 टेलीपैथी जानने वाले लापता हैं। उनसे किसी तरह राब्ता नहीं हो रहा है। शायद वो बेहोश हैं। होश में आएंगे तो हकीकत मालूम हो जाएगी। यह ज़रूरी नहीं कि मरीना ने उन्हें ट्रैप किया हो। एक आला हाकिम ने कहा,
आपका दावा था कि नए टेलीपैथी जानने वालों तक कोई नहीं पहुंच सकेगा। फिर उन्हें किसने बेहोश किया? अगर मेरिना ने ट्रैप नहीं किया तो कौन उन्हें आपसे छीन कर ले गया है? ब्रेन मास्टर ने कहा, उनके होश में आने के बाद हम उनके दिमागों से दुश्मन का सुराग निकाल लेंगे। यानी आप तस्लीम करते हैं कि आपके हिफाजती इंतजामात कमज़ोर थे? नहीं, मैं तस्लीम नहीं करूंगा, क्योंकि वो तीनों हमारे पास जल्द ही वापस आ जाएंगे। एक ने कहा, वापस आ जाएं तो अच्छा है। हमारी दुआ है कि उन्हें मेरीना ले गई हो। वो जैसी भी है हमारी है और बड़ी जहानत से ब्लैक सीक्रेट की कमजोरियां जाहिर कर रही है। ब्रेन मास्टर ने कहा, आप ब्लैक सीक्रेट की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं। मैं गलतियों और कमजोरियों की निशानदेही कर रहा हूं। ब्लैक सीक्रेट को पूरे मुल्क की तकदीर का मालिक नहीं बनाया गया है। ब्लैक सीक्रेट का इदारा कायम होते ही कोई कारनामा अंजाम नहीं दिया गया। इसके बरक्स 3 नए ख्यालखानी करने वालों का नुकसान हो गया है। अगर कोई दूसरा नुकसान हुआ तो ब्लैक सीक्रेट के इदारे को ख़त्म कर दिया जाएगा। कुछ आला ओहदेदारान ने इस बात की तायद की। एक ने कहा, हमें फ़ख्र था कि ब्लैक सीक्रेट की टीम में ज़हीन तरीन अफराद हैं, मगर अफसोस हम उन्हें जहानत की बात समझाते हैं। अगर वो अपने शोबे को कायम और मजबूत रखना चाहते हैं तो मेरीना को दोस्त बना कर रखें। दूसरे ने कहा, यह मेरीना का कारनामा है कि वो हमारे टेलीपैथी जानने वालों को सोनिया से छीन कर ले आई। तुमसे भी 3 अदद छीन लिए, लेकिन उसकी तहवील में आने वालों को कोई ना छीन सका। उसकी जहानत और कारनामों का एतराफ़ करो और उसे दोस्त बना लो, वरना वो तुम्हारी 24 घंटों की धमकी के जवाब में ऐसी हरकतें कर बैठेगी कि तुम सबको पछताने का भी मौका नहीं मिलेगा। वहाँ थोड़ी देर तक इसी तरह की गुफ्तगू होती रही। मैं सलमान के साथ सुपर मास्टर के दिमाग में पहुंचा हुआ था। इजलास बर्खास्त होने पर ब्रेन मास्टर ने सुपर मास्टर के दिमाग में आकर कहा, किसी तरह मेरीना को काबू में करना होगा। हमारी साख बिगड़ रही है। मैं ब्लैक सीक्रेट से मशवरा करके अभी तुम्हारे पास आऊँगा। मैंने सलमान से कहा, तुम सुपर मास्टर के अलावा उन दूसरे दोगले ओहदेदारान के दिमागों में जाओ जिनकी तरफ मेरीना इशारा कर चुकी है। ये मालूम करो कि ये दोगले ब्लैक सीक्रेट से किस तरह रब्ता करते हैं और क्या बातें करते हैं। मैं सोनिया के पास जा रहा हूँ। पारस लिबास तब्दील करने के बाद कहीं जाने की तैयारी कर रहा था। सलमान ने उसके पास आकर कोड वर्ड्स अदा किए, फिर कहा, सिस्टर तुमसे गुफ्तगू करना चाहती हैं। क्या आप हमारी बातें एक दूसरे तक पहुँचाएंगे? हाँ, यही बात है। मम्मा से कहते हैं मैं हाजिर हूँ। सलमान ने सोनिया से कहा, पारस आपका मुंतज़िर है। वो कहने लगी, उससे कहो अपने पापा को परेशान ना करे। वो जो चाहता है वो मुमकिन नहीं है। सलमान ने यही अल्फाज पारस के दिमाग में दोहराए। पारस ने कहा, मेरी मम्मा के लिए आज तक कोई बात नामुमकिन नहीं रही, फिर ये नामुमकिन कैसे हो सकता है? बेटे, मैं उलझ गया हूँ। आखिर वो कौन सी बात है? अंकल, जो बात इंसाफ और मज़हब की रूह से दुरुस्त हो उसे आप तस्लीम करेंगे? बेशक तस्लीम करूँगा। आखिर बात क्या है? पापा को मेरी मामा से पहले सोनिया मम्मा से निकाह पढ़वाना चाहिए था। उन्होंने गलती की, मामा से शादी की और मेरी मम्मा को नज़रअंदाज किया और आज तक नज़रअंदाज करते आ रहे हैं। मम्मा मेरे पापा की मोहब्बत में उनकी बेरुखी और हरजाईपन को बर्दाश्त करती आ रही हैं, लेकिन जवान बेटा अपनी माँ के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं कर सकता। पापा को मेरी मम्मा के साथ निकाह पढ़वाना होगा, वरना मैं सारे रिश्ते तोड़ दूंगा। बेटे, तुम बरसों बाद ऐसा कह रहे हो, लेकिन सच कह रहे हो। बरसों बाद इसलिए कह रहा हूं कि अपनी मम्मा की तन्हाई को देखते देखते मेरा ज़मीर मलामत करने लगा है। फिर ये मुस्तकबिल की एक हकीकत है कि मेरी औलाद पूछेगी, जिसे मैं मम्मा कहता हूं, उसका मेरे बाप से क्या रिश्ता है? अगर रिश्ता है तो वो मनकूहा क्यों नहीं है? सलमान ने कहा, वाह बेटे, शाबाश। जो बात कई बार मेरे दिल में पैदा हुई वो तुमने ज़बान से कह दी। मैं सिस्टर की अजमत और फराद भाई की बुजुर्गी के बायस ये ना कह सका। अब तुम्हारे हवाले से अपनी सिस्टर के लिए फ़ाइट करूंगा। सुल्ताना सलमान के साथ चुपचाप पारस के दिमाग में पहुंची हुई थी। उसने ये बात सुनकर कहा, आप पारस की बातों में आ गए? ये नहीं सोच रहे कि वो मेरी बहन लैला पर सौकन लाने की बात कर रहा है? सलमान ने कहा, तुम्हारी लैला भी रसवंती पर सौकन बनकर आई है। उस वक्त तुमने एतराज़ नहीं किया था। जो बात हो गई सो हो गई। सिस्टर सोनिया ने खुद अपनी शादी के वक्त रसवंती बहन की सौकन बनने से इनकार किया था। आप वक्त ज़ाया कर रहे हैं। वो लैला की भी सौकन बनने से इनकार करेगी। जब तुम्हें यकीन है कि सिस्टर इनकार करेंगी तो परेशान क्यों होती हो? उन माँ बेटों को आपस में फैसला करने दो। फैसला तो हो गया समझो। पारस के मुंह से कोई बात निकले तो सिस्टर सोनिया आंख बंद करके कबूल कर लेती है। कबूल करेंगी तो क्या गलत करेंगी? फराद भाई का फर्ज था कि रसवंती बहन से भी पहले वो सिस्टर सोनिया से शादी करते। तुम औरत हो,
अपने सीने पर हाथ रख कर कहो, जिस सिस्टर के सामने हम अकीदत से सर झुकाते हैं, क्या उनसे आज तक नाइंसाफ़ी नहीं हो रही है? क्या वो पत्थर की देवी हैं जिसके सीने में दिल और जज्बात और एहसासात नहीं हैं? हमारी अकीदत बेमायने है, क्योंकि हमने महज उनकी इज्जत की, उनके जज्बात को नहीं समझा। वो कोई जवाब ना दे सकी, लेकिन उसके चेहरे से पता चल गया कि एक औरत दूसरी औरत की पूजा तो कर सकती है, लेकिन उसे अपनी या अपनी बहन की सौकन बनाना पसंद नहीं करती। सलमान सोनिया के पास आ गया। उसे पारस की बातें लफ्ज़ पर लफ्ज़ सुनाने के बाद कहा, सिस्टर, ये बातें बरसों से मेरे अंदर गूंज रही हैं, लेकिन आप और फराज साहिब से इतनी अकीदत है कि ज़बान खोलने की जुर्रत न कर सका। पारस ज़िद्दी और गुस्ताख नहीं है। हमारी दुनिया में जब भी किसी ने सच कहा है, वो गुस्ताख और बेअदब कहलाया है। सोनिया ने कहा, मुझे अपने बेटे की ज़िद और सच्चाई पर फ़ख्र है। इतनी बड़ी दुनिया में वही एक बच्चा है जो अपनी माँ के अंदर के कर्ब को समझता है और अपनी माँ की तौहीन बर्दाश्त नहीं करता। तो फिर फराज भाई से निकाह पढ़वाना कौन सा प्रॉब्लम है? आप इसे नामुमकिन क्यों कहती हैं? सलमान, ज़रा सोचो, मेरी उम्र क्या हो गई है? मैं जवान नज़र आती हूँ, लेकिन जवान नहीं हूँ। फराद को इस उम्र में एक शादी करते हुए झिझक नहीं हुई। वो मर्द है और ढीठ है, मगर मैं नहीं हूँ। औरत अपने जायज़ हुकूक मांगती है, लेकिन शर्म का तकाजा है कि मैं अपनी इस उम्र में निकाह पढ़वाने का तमाशा ना करूं। आपकी तमाम बातें दुरुस्त हैं, लेकिन पारस की एक बात आपकी तमाम बातों पर भारी है, और वो ये कि उसे अपने माँ बाप के अमाल का हिसाब अपनी औलाद को देना है। अगर निकाह हो जाए तो औलाद को हिसाब देना आसान हो जाएगा। सोनिया को चुप लग गई। वो जो हर बात का मुंह तोड़ जवाब देती थी, बेटे की एक बात के सामने लाजवाब हो गई। वो पोते पोतियां जो अभी पारस से नहीं हुए थे लेकिन होने वाले थे, उन मासूमों के सामने वो बेरिश्ता नहीं रहना चाहती थी। वो एक गहरी सांस लेकर बोली, पारस से कहो, वो दुरुस्त कहता है, मगर उसे दुरुस्त बात मनवाने के लिए एक बड़ी आजमाइश से गुजरना होगा। सलमान ने पारस को आजमाइश की बात बताई। बोला, मम्मा बहुत चालाक हैं। वो मुझे हातिम ताई की तरह 7 सवालों के जवाब मालूम करने में लगा देंगी। इस तरह उनके साथ मेरी उम्र भी गुजर जाएगी। उनसे कह दें कि मेरी भी एक शर्त है। वो शर्त पूरी हो जाए तो मैं सारी उम्र उनकी पेश करदा आजमाइशों से गुजरता रहूँगा। सोनिया ने यह सुनकर कहा, वो यकीनन यही कहेगा कि पहले मैं निकाह पढ़वा लूँ। पारस ने कहा, हाँ, पता नहीं आजमाइशों से गुजरने में कितना वक्त लग जाए, लिहाजा पहले निकाह पढ़वाया जाए। सोनिया ने कहा, मैं बेटे की ये बात भी मान लूँगी, उसकी तशफ़ी के लिए सिर्फ निकाह पढ़वा लूँगी, लेकिन पारस जब तक मेरी शर्त पूरी नहीं करेगा, मैं फरहत के सामने नहीं आऊँगी और न ही शरीक हयात के फ़राइज़ अंजाम दूँगी। पारस ने कहा, मुझे मंजूर है, मम्मा अपनी शर्त बयान करें। पारस मरीना को अपनी तरफ माइल करे। मैं जानती हूँ वो पारस की दीवानी है, लेकिन सिर्फ दीवानगी से बात नहीं बनती। जिस दिन मरीना इस्लाम कबूल करके मेरी बहू बनेगी, मैं फरहत की सही मायनों में शरीक हयात बन जाऊंगी। सलमान ने कहा, सिस्टर, मरीना कट्टर ईसाई है, अपने मुल्क और अपनी कौम से बेइंतहा मोहब्बत करती है। वो जज्बात में पारस की दीवानी हो सकती है, लेकिन मजहब और कौमियत कभी नहीं बदलेगी। ये नामुमकिन है। मैंने पहले ही कहा था कि पारस जो जिद मनवाना चाहता है वो नामुमकिन नहीं है। जब सलमान ने पारस को बताया तो वो कहने लगा, मम्मा ने वाकई कड़ी शर्त लगाई है। कोई माँ नहीं चाहती कि उसका बेटा किसी नामुमकिन काम को करते हुए जिंदगी गुजारते, मगर मेरी मम्मा सोनिया है। वो जानती हैं कि मैं नामुमकिन को मुमकिन बना दूंगा और एक ही मसले में जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा। सलमान ने पूछा, तो तुम्हें मंजूर है? मंजूर है, लेकिन मम्मा के साथ पापा का निकाह कल तक हो जाना चाहिए, और ये निकाह ख्याल खानी के जरिए जनाब अली असदुल्ला तबरेज़ी पढ़ाएंगे। मामला तय हो गए। सुल्ताना के सीने पर सांप लौटने लगे। उसने सलमान से कहा, आपका कलेजा ठंडा हो गया? मेरी बहन पर सौकन ला रहे हैं? वो कहने लगा, बात बहन की ना करो, हक और इंसाफ की करो। हक और इंसाफ के लिए क्या लैला का गला काटना ज़रूरी है? तुम अच्छी तरह जानती हो कि सिस्टर रिवायती सौकन नहीं बनेंगी। क्या इस रिश्ते की बात होते ही तुम सिस्टर की तमाम खूबियों और अजमतों को भूल गई हो? वो अपनी बहन लैला के पास आ गई, उसे सारी रूतात सुनाई। लैला ने कहा, मैं तुमसे पहले जानती हूँ, जाने क्यों पारस मेरा दुश्मन बन गया है। सलमान ने कहा, साफ बात है, तुम उसकी माँ रसवंती पर सौकन बनकर आई हो, अब वो इंतकाम ले रहा है, तुम पर सौकन ला रहा है। लैला ने मुझसे पूछा, आपने कहा था कि मेरे बाद किसी से भी निकाह नहीं पढ़वाएंगे। हाँ, मैं अपनी ज़बान पर कायम हूँ। आप कायम नहीं रहेंगे। पारस और सोनिया के सामने आपकी एक नहीं चलेगी। पता है, सोनिया निकाह पढ़वाने के लिए राजी हो गई है। क्या? मैंने हैरानी से पूछा।
मैं ऊपर से शदीद हैरत जाहिर कर रहा था, लेकिन अंदर से दिल धड़क रहा था। सोनिया को मेरी जिंदगी में आए एक जमाना बीत गया था। अब के वो शरण मेरी बनकर आएगी। अभी मैं एक धारी तलवार हूं, वो आकर मुझे दो धारी तलवार बना देगी। 22 बरस बाद वो हो रहा था जो नहीं होना था। ये मौजा ही था कि 22 बरस बाद बिछड़ी हुई जवानी लौट कर आ रही थी। लैला मुझे देख रही थी, मेरे चेहरे से कुछ समझना चाहती थी। मैंने कहा, तुम खामखा परेशान हो रही हो, सोनिया के पास चलो, मुझे यकीन नहीं है कि वो शादी करेगी। हम सोनिया के पास आ गए। उसने पूछा, क्या सलमान ने नहीं बताया कि मैंने पारस के सामने कितनी बड़ी शर्त रखी है? लैला ने कहा, पारस नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। सोनिया ने पूछा, यानी पारस मरीना को मुसलमान न बनाए, वो उसकी शरीक हयात न बने, ताकि मैं फरहाद की मनकूहा न बन सकूं? लैला ने कहा, नहीं, मुझे आप पर कोई एतराज़ नहीं है। आप तो हमारे लिए मोहतरम हैं। आप कल नहीं आज ही मेरी सौकन बन जाएं। ये तो ऐसी खुशी की बात है कि मुझसे ज़्यादा खुशी किसी को नहीं होगी। सोनिया ने कहा, फरहाद, कल सुबह 9 बजे जनाब अली असदुल्ला तबरेज़ी हमारा निकाह पढ़ाएंगे। सुबह तैयार रहो, ये निकाह ख्याल खानी के ज़रिए होगा। मैंने कहा, लेकिन उस शर्त का क्या होगा जिसका पारस पाबंद है? पहले वो मरीना को हमारी बहू बनाएगा। जब तक वो हमारी बहू नहीं बनेगी तब तक हम एक दूसरे के सामने नहीं आएंगे और अज़वाजी ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे। फ़िलहाल हमारा सिर्फ निकाह पढ़ाया जाएगा। मैंने तायद की, हाँ, ये नहायत माकूल बात है। मैं दिमागी तौर पर हाजिर हुआ तो लैला रो रही थी। उसके दिमाग में सुल्ताना भी रो रो कर कह रही थी, इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें समझाया था, फरहाद भाई से दिल न लगाओ, शादी न करो, लेकिन तुमने मेरी नहीं मानी। लैला ने आंसू पोंछते हुए कहा, मेरे फरहाद का कोई कसूर नहीं है, सब मिलकर उन्हें फांस रहे हैं। तुम्हारे मियाँ सलमान भी इस साजिश में शरीक हैं। सलमान ने कहा, मुझे इल्ज़ाम ना दो, मैं इंसाफ की बात कर रहा हूं। अगर ये इंसाफ नहीं है तो कल जनाब अली असदुल्ला तबरेज़ी उनका निकाह नहीं पढ़ाएंगे। अगर उन्होंने निकाह पढ़ा दिया तो फिर तुम बहनों को एतराज़ नहीं होना चाहिए। वो दोनों खामोश हो गईं। बाबा साहिब के इदारे के सबसे बड़े आलिम और बुजुर्ग के सामने वो एतराज़ नहीं कर सकती थीं। मैंने लैला को दिलासा देना चाहा। वो कहने लगी, रहने दें, अपनी मोहब्बत और तसल्लियाँ रहने दें, मुझे थोड़ी देर तन्हा रहने दें। वो उठकर दूसरे कमरे में आ गई। वहाँ दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया, फिर बिस्तर पर आकर गिर पड़ी। सुल्ताना दिमाग में थी। वो कहने लगी, देखो, हौसला ना हारो, हिम्मत से काम लो। अभी तो सिर्फ निकाह पढ़ाया जा रहा है। निकाह के बाद क्या रह जाएगा? बहुत कुछ रहेगा। सोनिया कभी अज़दवाजी ज़िंदगी नहीं गुजार सकेगी। क्यों नहीं गुजार सकेगी? अगर पारस अपने मकसद में कामयाब नहीं होगा तो सोनिया अज़दवाजी ज़िंदगी नहीं गुजारेगी। सोनिया की ज़बान की सच्चाई को हम सब मानते हैं। शर्त पूरी नहीं होगी। मरीना पारस से शादी नहीं करेगी तो सोनिया भी फरहाद की ज़िंदगी में नहीं आएगी। उसके पास आइंदा नस्ल को दिखाने के लिए सिर्फ एक निकाह नामा होगा। फरहाद भाई तो तुम्हारे ही रहेंगे। सुल्ताना, तुम मुझे आसरा दे रही हो, मेरे दिल की तसल्ली हो रही है। मेरे मशवरों पर अमल करो तो तुम्हारी ज़िंदगी में सौकन नहीं आएगी। तुम क्या चाहती हो? देखो लैला, तुम्हारी शौहर परस्ती से डर लगता है। मैं जो तदबीर बता रही हूं उसका जिक्र तुमने फरहाद भाई से किया तो फिर सारी ज़िंदगी रोती रहोगी। मैं अपने शौहर से जिक्र नहीं करूंगी। वो तदबीर क्या है? हम बहनें मिलकर पारस को उसके मकसद में नाकाम बनाएंगे। मरीना को उससे दूर रखना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, तुम्हारी बात दिल को लगती है। न मरीना पारस की तरफ ज़्यादा झुकेगी, न शादी होगी, और न ही सिस्टर मेरे शौहर की ज़िंदगी में आएंगी। बात तो तुम्हारी समझ में आ गई है, लेकिन मैं फिर समझाए देती हूँ, इस मामले में शौहर पर भरोसा ना करना। मैं भरोसा नहीं करूँगी। मगर सुल्ताना, तुम्हारे बहनोई मुझे दिलो जान से चाहते हैं। ये चाहत उसी वक्त तक है जब तक कोई नई ना आए। इस बात पर गौर करो कि दुनिया की कोई औरत सोनिया से ज़्यादा हसीन इसलिए नहीं होगी कि उसने फरहाद भाई की दुल्हन बनते बनते शादी से इनकार कर दिया था। जो औरत उरूसी जोड़ा पहनकर मर्द के हाथ आए वो अनमोल, अछूती और नायाब हो जाती है। मर्द उसकी दूरी बर्दाश्त करता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसके लिए मचलता है। उसकी कमी पूरी करने के लिए तुम्हारी जैसी बीवी से बहलना चाहता है, लेकिन वो नायाब हीरा नायाब ही रहता है। अब ऐसे में वो अचानक दुल्हन बनकर आ जाए तो तुम्हारी क्या अहमियत रहेगी? लैला ये सच्ची और खरी बातें सुन रही थी। उसका दिल डूब रहा था। इसमें शुबा नहीं था कि सुहागन का जोड़ा पहनकर शादी से इनकार करने वाली औरत बरसों बाद फिर सुहागन बनकर आए तो फिर उसके सामने किसी का चिराग नहीं जलता। सुल्ताना ने कहा,
परेशान होना छोड़ दो। अब से ठीक 2 घंटे बाद सलमान सो जाएंगे तो मैं तुम्हारे पास आऊंगी। कोशिश करो फरहाद भाई भी सो जाएं। फिर मैं ऐसा चक्कर चलाऊंगी कि पारस मरीना के चक्कर लगाता रहेगा, लेकिन उसे हासिल नहीं कर सकेगा। इसमें शुबा नहीं कि दोनों बहनें सहीन थीं, लेकिन अपनी जहानत को चालाकी के तौर पर इस्तेमाल नहीं करती थीं। उनका ख्याल था कि चालाकी दूसरों को नुकसान और खुद को फायदा पहुंचाती है। नेकी और शराफत उनकी घुट्टी में पड़ी हुई थी। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थीं, लेकिन आज वो मजबूर हो गई थीं। वो जहन्नुम की आग बर्दाश्त कर सकती थीं, लेकिन एक सौकन को बर्दाश्त नहीं कर सकती थीं। 2 घंटे बाद सलमान अपने वक्त के मुताबिक सो गया। मैं लैला के बगैर सोना नहीं चाहता था। उसके दरवाजे पर दस्तक देकर बोला, गुस्सा थूक दो, बाहर आ जाओ। अंदर से आवाज आई, दरवाज़ा नहीं खुलेगा। कल सुबह आपका निकाह पढ़ाया जाएगा। जब नई दुल्हन आ रही है तो मेरी क्या ज़रूरत है? नई दुल्हन नहीं आएगी, सिर्फ निकाह पढ़ाया जाएगा। गोया मैं फाजिल पुर्जा हूं। जब तक नई नहीं आएगी इस पुर्जे को इस्तेमाल किया जाता रहेगा। प्लीज़ ऐसी बेतुकी बातें ना करो। मैं उसके दिमाग में गया। उसने सांस रोक ली। मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन उसने मुझे दिमाग में आने नहीं दिया। मैंने दरवाजे के और करीब होकर कहा, मैं तुमसे दूर नहीं होना चाहता, मगर तुम दूर कर रही हो। कोई बात नहीं, मैं सोने जा रहा हूं। जब चाहो दरवाज़ा खोलकर चली आना। मैं हरगिज़ नहीं आऊंगी। आप जाएं और नई दुल्हन के ख्वाब देखते देखते सुबह करते हैं। मैं मजबूरन दूसरे बेडरूम में आ गया। उधर सुल्ताना अपनी बहन के दिमाग में आकर कह रही थी, अच्छा है, ज़रा दिल मजबूत करो। फरहाद भाई को तुम्हारे पास नहीं आना चाहिए। सुल्ताना, वो नाराज़ होकर फिर गलत राह पर पड़ जाएंगे। नाराज़ होने दो, मगर गलत राह पर जाने ना दो। कड़ी नज़र रखो। औरत की कमज़ोरी मर्द को शेर बना देती है। तुम्हें कमज़ोर नहीं बनना चाहिए। तुम मुझे कोई तदबीर बताना चाहती थी? हाँ, मैं सोचती हूँ अगर हम किसी तरह मेरीना से दोस्ती कर लें और दोस्ती की आड़ में उसे पारस से दूर रखें तो तुम्हारा काम बनता रहेगा। वो मरहला कभी नहीं आएगा कि मरीना उससे शादी करने की हद तक मुतासिर हो सके। फिर यह कि वो इस्लाम कभी कबूल नहीं करेगी। लेकिन सुल्ताना, ये तो गुनाह है। अगर वो इस्लाम कबूल करना चाहे तो क्या हम उसे रोकेंगे? हरगिज़ नहीं। मैं तो ये कह रही हूं कि वो फौलादी इरादों की मालिक है, अपना मजहब तब्दील नहीं करेगी। जब ये यकीन है तो हमें मुतमईन रहना चाहिए कि ना वो मुसलमान बहू बनेगी, ना सोनिया दुल्हन बनकर मेरे शौहर के पास आएगी। लैला, इसके बावजूद हमें मुतमईन नहीं होना चाहिए। मोहब्बत में औरत दुनिया छोड़ देती है। मजहब क्या चीज़ है? हमारी कोशिश ये होगी कि उनकी मोहब्बत नफ़रत में बदलती जाए। मैं कोशिश करती हूँ, रफ्ता रफ्ता कामयाबी होगी। अभी मैं मरीना को मुखातिब करती हूँ। जब वो मेरे दिमाग में आएगी तो तुम खामोशी से मेरे चोर ख्यालात पढ़ने से उसे रोकती रहना। उसने मरीना की आवाज़ और लहजे को गिरफ्त में लिया, फिर उसके दिमाग में पहुंच गई। उसने सांस रोक ली। दूसरी बार उसने कहा, सांस ना रोकना, मेरी आवाज़ और लहजे को गिरफ्त में लेकर मेरे पास आओ। तुम्हारे फ़ायदे की बात करूंगी। सुल्ताना अपनी जगह वापस आ गई। मरीना ने उसके दिमाग में पहुंचकर पूछा, कौन हो तुम? तुम्हारे लिए गैबी मदद हूं। अपना तारुफ कराओ। सुल्ताना ने कहा, तुमने इब्तदा से आज तक जितनी कामयाबियां हासिल की हैं, उन कामयाबियों की वजह महज सहानत नहीं है, मुक़द्दर का साथ और गैबी इमदाद भी है। गैबी इमदाद का कोई नाम नहीं होता, कोई तारुफ नहीं होता। मैं चुपचाप तुम्हारी मदद करती रही और तुम्हें कभी खबर ना हुई। इसके एवज मैंने तुमसे कुछ नहीं चाहा, आइंदा भी कुछ नहीं चाहूंगी। यही मेरा तारुफ समझ लो। मरीना ने कहा, कमाल है, जब आज तक खामोशी से मेरे काम आ रही थीं, तो आज किस खुशी में बोल रही हो? तुम तंज कर रही हो? क्या मैं तुम्हारी एक तबाही पर वाकई खुशी मनाऊं? सॉरी, मेरे मुंह से तंजिया बात निकल गई। क्या तुम बता सकती हो कि तुम कौन कौन से अहम मरहले पर मेरे काम आती रही हो? सुल्ताना ने कहा, याद करो, जब पहली बार पारस तुम्हारी कार की पिछली सीट से नमूदार हुआ था और तुम कमाल जहानत से सलमान वास्ती के मातहत बनकर उससे निजात हासिल करना चाहती थीं। उस वक्त मैं वहां मौजूद थी। मरीना ने पूछा, मैं और पारस सांस रोक लेते हैं, फिर तुम कैसे मौजूद थीं? वो कहने लगी, पारस मुझे जोजो के लहजे में महसूस कर रहा था। तुम महज अपनी जहानत से नहीं, मेरी चालाकी से बच गई थी। मैंने जोजो बनकर पारस से कहा था, फौरन आओ। मैंने शिल्पा को ट्रैप किया, वो मेरी रिहाइशगाह में है। ये सुनते ही उसने तुम्हारा पीछा छोड़ दिया था। मरीना ने कहा, अगर तुमने वाकई ऐसा किया था तो मुझ पर तुम्हारा एहसान है।
लेकिन मेरी बात का बुरा न मानना। पुराने कारनामों में कोई भी अपना नाम जोड़ लेता है और उस कारनामे की दाद खुद थोड़ी सी वसूल करता है। कोई ऐसी बात बताओ जिसे सुनकर मैं तुम्हारी बेलौस दोस्ती की कायल हो जाऊं। सुल्ताना ने कहा, तो फिर गौर से सुनो। तुमने वॉशिंगटन में जिस शख्स को आलायकार बना रखा है, उस आलायकार को पारस अच्छी तरह जानता है। क्या पारस वॉशिंगटन में है? नहीं, लंदन में है। पारस का एक ख्याल खानी करने वाला उस वक्त भी तुम्हारे आलायकार की निगरानी कर रहा था जब तुम जेरी और बारबरा को अपने तारीख कैद खाने में पहुंचा रही थी। मेरीना ने शदीद हैरानी से पूछा, कौन हो तुम? मेरे तारीख कैद खाने के मुताल्लिक कैसे जानती हो? ज्यादा ना उछलो। जब तक मैं तुम्हारी पुश्त पर हूं, कोई तुम्हारे वॉशिंगटन और लंदन के कैद खाने का सुराख नहीं लगा सकेगा। मेरी बेलौस दोस्ती का यह सबूत है कि न आज तक कोई दुश्मन तुम्हारे तारीख कैद खाने में पहुंचा है, न मेरे जीते जी कभी पहुंचेगा। मेरी अजनबी दोस्त, तुमने मुझे हैरान और परेशान कर दिया है। ज़रा 1 मिनट ठहरो, मैं कैदियों की खैरियत मालूम करके आती हूँ। वो थोड़ी देर के लिए गई और फिर खामोश होकर वापस आ गई। मैं तुम्हारी दोस्ती पर फ़ख्र करती हूँ। मेरे तीनों कैदी महफूज हैं। मैं ये नहीं चाहती कि तुम मुझ पर फ़ख्र करो और मेरी अकीदतमंद बन जाओ। मैं अभी जाऊंगी तो फिर पता नहीं कब आऊंगी। तुम्हें सिर्फ एक अकल की बात समझाने आई हूं। मैं तुम्हारी हर बात पर अमल करूंगी। वो बात क्या है? ये कि पारस से दूर रहो, अपने बदन पर उसका साया न पड़ने दो। वो आज किसी वक्त लंदन से रवाना होगा और वॉशिंगटन पहुंचेगा, क्योंकि मैंने पारस के टेलीपैथी जानने वाले को गुमराह किया था। उसे तुम्हारे तारीख कैद खाने तक पहुंचने नहीं दिया था। वो तुम्हारे खुफिया अड्डे का सुराख लगाने खुद आ रहा है। अपने ज़हीन मातहतों को अलर्ट रहने के लिए कह दो। अब मेरे दिमाग से जाओ। मेरीना ने कहा, प्लीज सांस ना रोकना। मुझे इतना बता दो, पारस से किस तरह निपटना चाहिए? मेरीना, मैं तुमसे कह चुकी हूं, पारस से दूर रहो। उससे निपटने की क्या जरूरत है? सीधी सी बात है। तुमने अपने जिस आलायकार के जरिए अपने शिकार को तारीख कैद खाने में भिजवाया है, उस आलायकार को वॉशिंगटन से कहीं दूर भगा दो। फिर पारस को सुराग हासिल करने का कोई जरिया नहीं मिलेगा। तुमने बहुत दानिशमंदाना मशवरा दिया है। अगर मुझे दानिशमंद दोस्त समझती हो तो पारस को हरफ गलत की तरह अपने दिल और दिमाग से मिटा दो। अच्छा, फिर मिलूंगी। गुड बाय। सुल्ताना ने सांस रोक ली। मेरीना बाहर चली गई। लैला ने कहा, मेरीना बड़ी चालाक है। तुमसे बातें करने के दौरान तुम्हारे चोर ख्यालात टटोल रही थी। मैं उन ख्यालात को गुटमुट करती रही। तुम मेरे अंदर छुपकर उसे मेरी असलियत मालूम नहीं करने दोगी। सुल्ताना, तुमने बड़ी ज़बरदस्त चाल चली है। वो पारस को अब घास भी नहीं डालेगी, लेकिन तुमने वॉशिंगटन के खुफिया अड्डे का जिक्र करके उसे होशियार कर दिया है। अगर वो अपने कैदियों को तारीख कैद खाने से दूसरी जगह मुंतकिल कर देगी तो हम उसके एक अहम अड्डे से महरूम हो जाएंगे। फिर वो कैदी भी फरहाद के हाथ नहीं आएंगे। दूसरी तरफ मरीना अपनी जगह दिमागी तौर पर आकर ज़बरदस्त उलझन का शिकार हो गई। एक अजनबी ख्याल खानी करने वाली ने उसे हैरान कर दिया था। बेलौस दोस्ती का भी सबूत दिया था। उन 3 कैदियों को तारीख खाने में पहुंचाए 1 रात और 2 दिन गुजर गए थे। अगर वो अजनबी ख्याल खानी करने वाली दुश्मन होती तो उन 3 कैदियों को वहां से निकाल कर ले जाती या दूसरे दुश्मनों को वहां पहुंचा देती। उसने ऐसी कोई दुश्मनी नहीं की थी, बल्कि दोस्ती निभाती आ रही थी। इसके बावजूद मेरीना का दिमाग कुछ स्पेशल किस्म का था। वो उस ख्याल खानी करने वाली से मुतासिर नहीं हो रही थी। उसकी बेलौस दोस्ती के पीछे किसी फरेब की गुंजाइश हो सकती थी। मरीना थोड़ी देर तक उठकर टहलती रही और बार बार दिमाग में यह बात दोहराती रही, एतमाद सिर्फ अपनी ज़ात पर, सिर्फ अपनी ज़ात पर। वो थोड़ी देर बाद शुमाल की तरफ रुख करके फर्श पर पलथी मारकर बैठ गई। योगा का एक आसन इख्तियार किया, फिर सीने में सांस खींची। तकरीबन 10 मिनट तक वो इसी तरह सांस रोके रही। फिर उसकी जहानत ने कहा, जो खुद को छुपाए वो दोस्त नहीं होता। हाँ, दोस्त नहीं होता। उसकी जहानत ने फिर कहा, बिखरे हुए दानों के सामने पंछी को जाल नजर नहीं आता। इसी तरह उस अजनबी ख्याल खानी करने वाली की मेहरबानियों के पीछे छुपी हुई चाल नजर नहीं आ रही है। मेरे 3 कैदियों को छेड़ा नहीं गया है, शायद इस इंतजार में कि मैं वहां मजीद कैदी लाऊंगी। उसकी जहानत ने आखिरी अहम बात समझाई कि जब राज फाश हो जाए और कोई मेहरबान बनकर राज का शरीक हो जाए तो फिर वो राज कभी नहीं रहता, किसी मरहले पर ज़बरदस्त धोखा बन जाता है। वो योगा के आसन बदलती रही, सांसें रोकती रही, तमाम उलझनों को दिमाग से निकालकर जहानत से हालात का तज्जिया करती रही। फिर फर्श पर से उठकर खड़ी हो गई। किचन में जाकर ताज़ा फलों का जूस तैयार करते हुए सोचने लगी, वो तीनों कैदी मेरे लिए ख़तरनाक हो गए हैं। मैं बराह रास्त उनके सामने नहीं जाऊंगी।
अपने अलहकार के जरिए भी उन्हें दूसरी जगह मुंतकिल नहीं करूंगी। वो बेचारी तनहा बड़े बड़े आजमाइशी मराइल से गुजरती थी। फिलहाल उसके पास कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां वो कैदियों को मुंतकिल करती, और अब उस आलाकार को भी इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी। बड़ी सोच विचार के बाद यही रास्ता सुझाई दिया कि तीनों कैदियों पर तनवीमी अमल करके उनकी आवाज़ और लहजा बदल कर फिर किसी हद तक उनका हुलिया खुद उनके हाथों से बदल के तारीख कैद खाने से निकाल दिया जाए, उन्हें आज़ाद छोड़ दिया जाए। ब्रेन मास्टर, ब्लैक सीक्रेट और पारस कभी उन तीन कैदियों को नहीं पहचान सकेंगे। ये निहायत ही माकूल तदबीर थी। उसने जूस का भरा हुआ गिलास खूब सेर होकर पिया, फिर ख्याल खानी की परवास की। एक कैदी के दिमाग में पहुंची। उसने जूस अच्छी तरह निकल लिया था, वरना उलट कर आ जाता, क्योंकि पहला कैदी बेहोश था। वो दूसरे और तीसरे के दिमाग में गई। उनका हाल भी कुछ मुख्तलिफ ना था। वो कोई पौन घंटे पहले उनकी खैरियत मालूम करके गई थी। वो सब होशो हवास में थे। 45 मिनट में बाजी पलट गई थी। वो तड़प कर सुल्ताना के दिमाग में पहुंची। उसने सांस रोक ली। जल्दी से लैला को मुखातिब करके अपने दिमाग में बुलाया। उसी वक्त मरीना दूसरी बार आकर बोली, मैं मरीना हूं, मेरे तीनों कैदी बेहोश हैं। सुल्ताना ने पूछा, यह कैसे हो गया? उस खुफिया अड्डे का इल्म किसी को नहीं था। मेरी मेहरबान, तुम्हें तो इल्म था। देखो, गलत शुबा करके वक्त ज़ाया ना करो। मुझसे फिर किसी वक्त लड़ लेना। पारस की खबर लो, वो तुम्हारे खिलाफ कुछ कर रहा है। मरीना दिमागी तौर पर हाजिर हो गई। वो पारस के पास नहीं जाना चाहती थी, मगर बहुत बड़ा नुकसान उठा रही थी, और नुकसान पहुंचाने वाले का सुराग लगाना ज़रूरी था। उसने मजबूर होकर ख्यालखानी की परवाज़ की। उसके पास आई, लेकिन उसने सांस रोक ली। वो दूसरी बार आकर बोली, मैं मेरीना हूं। उसने पूछा, कौन मेरीना? बकवास ना करो। अरे ये तुम अंधेरे में क्यों बैठे हो? क्या बताऊं क्यों बैठा हूं। जब यहां आया था तो 3 कैदी थे। वो तीनों अचानक गायब हो गए और मैं तन्हा रह गया हूं। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम तीनों को मुझसे छीन नहीं सकते। मुझे बताओ वो कहाँ हैं। क्या मुसीबत है? ये तो तुम्हें बताना चाहिए कि वो कहाँ हैं और मैं कहाँ हूं। क्या ये तुम्हारा तारीख कैदखाना है? अगर है तो मुझे कहाँ से पकड़ कर लाई हो? लाना ही था तो बारात के साथ लाती। फिर वो अंधेरे में सर उठाकर सोनिया को मुखातिब करते हुए बोला, मम्मा, आपने बड़ी कड़ी शर्त लगाई थी, लेकिन मैं आपको दुल्हन बनाने के लिए अपनी दुल्हन के घर तक पहुंच गया हूं। बाकी अल्लाह मालिक है। पारस का खेल शुरू हो चुका था। कोई खेल भी शुरू करने से पहले उस खेल को खेलने के इंतजामात किए जाते हैं। ये इंतजामात इंसान खुद करता है या तकदीर करती है। तारीख कैद खाने में पारस को न तकदीर ने पहुंचाया था और न ही ये कोई इत्तफाकी वाकया था। वो अपनी शरारत और जहानत से वहां आया था। ये मरीना के लिए शदीद हैरानी की बात थी कि पारस वाशिंगटन वाले तारीख कैद खाने में पहुंच गया था। उसकी मौजूदगी बता रही थी कि उसने 3 टेलीपैथी जानने वाले कैदियों को बेहोश किया है, जबकि उन तीनों को मैंने बेहोश किया था और उन्हें मरीना के तहखाने से निकालकर दूसरी जगह कैद कर दिया था। मरीना को उनके होश में आने तक पता नहीं चल सका था कि वो तीनों उसी की कैद में हैं या कहीं मुंतकिल कर दिए गए हैं। वो हज़ारों मील दूर लंदन शहर में थी। पारस को मैंने ये बताया था कि उन 3 कैदियों को बेहोश करके ले जा रहा हूं। उसके बाद वो अपना खेल शुरू करे। वो लंदन वाले तारीख कैद खाने से वाकिफ था। किस्सा यूं है कि जब मरीना ने पहली बार पारस को कैदी बनाकर उस कैद खाने में पहुंचाया था तो उसे पूरा यकीन था कि पारस तनवीमी अमल के जरिए उसका मामूल और ताबेदार बन चुका है। बाद में सोनिया ने उसके यकीन को डगमगा दिया। उसे बताया कि उसने पारस की एक डमी को कैदी बनाया है। असल पारस उससे कोसों दूर है। ये सुनकर मरीना पर बिजली गिर पड़ी थी। उसने असल पारस समझकर अपना सब कुछ उसके हवाले कर दिया था। वो मानने को तैयार नहीं थी कि किसी डमी की आगोश में खुद को गिरा चुकी है। सोनिया ने उसके अंकल जनरल को अगवा कराया और ये शर्त रखी कि वो डमी को रिहा करेगी तो उसके अंकल जनरल को भी निजात मिलेगी, वरना वो बूढ़ा मारा जाएगा। मरीना बूढ़े जनरल को सगे बाप से ज्यादा चाहती थी। जनरल ने उसे बड़ी तवज्जो से तालीम दिलाई थी। उसे ट्रांसफार्मर मशीन से गुजारकर गैर मामूली सलाहियतों का मालिक बनाया था। उसने मजबूर होकर सोनिया की शर्त मान ली और अपने अंकल को जिंदा देखने के लिए पारस को एक डमी समझकर रिहा कर दिया। वो असल हो या डमी, मरीना को यकीन था कि वो उसका मामूल और ताबेदार रहेगा। सोनिया के पास रहकर भी उसके अहकामात की तामील करता रहेगा। वो बड़ी एहतियात से पारस को तारीख कैद खाने से बाहर लाई। ख्याल खानी के जरिए उसके दिमाग पर कब्जा करके मुतमईन रही कि पारस दिमागी तौर पर गायब है और तारीख कैद खाने को नहीं पहचान रहा है। यूं पारस ने उस खुफिया अड्डे को अंदर और बाहर से देख लिया। बाद में मरीना को पता चला कि पारस तनवीमी अमल के जेर असर नहीं था।
और इसका मतलब ये था कि वो बुरी तरह धोखा खा गई है। वो तारीख कैद खाना पहले की तरह महफूज नहीं है। अगर वो उधर का रुख करेगी तो पकड़ी जाएगी। वो अपनी दूसरी रिहाइशगाह में रहने लगी थी, लेकिन फुर्सत के औकात में उस पुराने शाही महल की निगरानी करती रहती थी जिसके तहखाने में वो तारीख कैद खाना था। उसने कई बार एक नौजवान लड़की के दिमाग पर कब्जा जमाया, उसे पुरानी शाही महल में भेजती रही ताकि पारस या सोनिया का कोई आदमी निगरानी कर रहा हो तो नौजवान लड़की को मैरीना समझकर ट्रैप करने आ जाए। लेकिन कई माह गुजर गए, किसी ने उस पुराने महल की तरफ रुख नहीं किया। पारस भी नजर नहीं आया। एक बार वो पेरिस गई थी, उसने पारस को वहां देखा था। इस तरह यकीन हो गया कि पारस और सोनिया के जासूस पुराने महल की तरफ नहीं आते हैं। मैरीना ने सोचा उस पुराने महल को दुश्मनों ने इसलिए नजरअंदाज किया है कि वो मेरी जहानत और चालाकी को खूब समझते हैं। जहां मैं नाकाम होती हूं दोबारा उधर का रुख नहीं करती। मेरी जगह कोई नादान लड़की होती तो उसे भी इतनी ही समझ होती कि आइंदा किसी को तारीख कैद खाने में नहीं लाना चाहिए। दुश्मन किसी वक्त भी आ सकते हैं। मैरीना को चाहिए था उस पुराने महल को हमेशा के लिए छोड़ दे और कोई दूसरा खुफिया अड्डा बना ले, लेकिन अमेरिका से आकर लंदन में ऐसी काम की जगह तलाश करना मुश्किल था। वो अकेले कई मामलात में मसरूफ रहती थी। परेशान होकर सोचती थी अगर पारस बिल्कुल अपना होता तो वो तन्हा ना होती। ब्रेन मास्टर और ब्लैक सीक्रेट जैसे दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दे चुकी है। एक साथी होता तो ऐसे दुश्मनों को एक दिन में कुचल सकती थी। सारी दुनिया में अपनी जहानत और सलाहियतों का डंका बजा सकती थी, लेकिन पारस पर भरोसा नहीं था और ये गलत था। दरअसल वो खुद किसी पर भरोसा नहीं करती थी। पुराने महल में उसके लिए ज्यादा खतरा नहीं था। दुश्मनों से बच निकलने के लिए चोर दरवाजा था। जब से वॉशिंगटन का तारीख कैद खाना एक अजनबी औरत यानी सुल्ताना की नजरों में आया था, वो परेशान हो गई थी। अब यह लंदन का पुराना महल ज्यादा अहम हो गया था। उसे यकीन था कि वो अजनबी औरत या पारस उसे घेरने आएंगे तो वो चोर दरवाजे से निकल जाएगी। वो कई माह के बाद उस महल में जाने से पहले उस नर्स के दिमाग में गई जिसे जोजो की खिदमत के लिए रखा गया था। वहां 4 नर्सें थीं जो 6-6 घंटे बारी बारी ड्यूटी देती रहती थीं। मैरीना उन चारों के जरिए मालूम करती थी कि पारस अपनी जोजो के पास मौजूद रहता है या नहीं। एक शाम महल में जाने से पहले नर्स के दिमाग से पता चला पारस और जोजो शॉपिंग के लिए गए हैं। अभी उनका फोन आया था कि वो वापस आ रहे हैं। मैरीना ने फोन पर भरोसा नहीं किया। वो 1 घंटे तक इंतजार करती रही। फिर उसने नर्स के अंदर रहकर पारस और जोजो को बंगले के अंदर आते देखा। पारस जूते उतारकर बिस्तर पर गिरते हुए कह रहा था, ओ जोजो, तुमने शॉपिंग करते करते थका दिया है। अब मैं डिनर के वक्त बिस्तर से उठूंगा। वो मुतमईन होकर पुराने महल में आ गई। 1 आध घंटे में बार बार नर्स के पास जाकर वहां पारस की मौजूदगी मालूम करती थी। ठीक 11 बजे सुल्ताना उसके दिमाग में आई और उसे बताया कि मैरीना ने वॉशिंगटन में जिसे आला कार बनाया है और जिसके दिमाग पर कब्जा जमा कर 3 कैदियों को तारीख कैद खाने में पहुंचाया है, उस आला कार को पारस अच्छी तरह जानता है। ये मैरीना के लिए शदीद हैरानी और परेशानी की बात थी कि पारस वॉशिंगटन वाले आला कार को जानता है और कोई अजनबी औरत यानी सुल्ताना वॉशिंगटन वाले तारीख कैद खाने से वाकिफ है। उसने सुल्ताना से पूछा, तुम कौन हो? मेरी हमदर्द हो और मेरे राजों से वाकिफ हो तो नाम बताओ। लेकिन सुल्ताना ने अपना नाम नहीं बताया, उसे टाल दिया। मैरीना ने टेलीपैथी जानने वाले कैदियों की खैरियत मालूम करना चाही तो वो तीनों बेहोश थे। उसने सुल्ताना के लहजे को गिरफ्त में लेकर रब्ता कायम किया। उसे बताया कि उसके तीनों कैदी बेहोश हैं। सुल्ताना ने कहा, पारस तुम्हें नुकसान पहुंचा रहा है, तुम उसकी खबर लो। मैरीना दिमागी तौर पर हाजिर हुई। वो पारस के पास नहीं जाना चाहती थी। अगरचे उसने ज़ाती तौर पर उसे नुकसान नहीं पहुंचाया था, ताहम लाशऊर में ये बात थी कि उस जहरीले सांप की कशिश फिर उसे जज्बात के बहाव में ले जाएगी। लेकिन अभी वो बहुत बड़ा नुकसान उठा चुकी थी और मालूम करना चाहती थी कि उसे कौन नुकसान पहुंचा रहा है। उसके 3 अहम कैदियों को किसने बेहोश किया है, इन बातों का सुराग लगाना जरूरी था। उसने मजबूर होकर ख्यालखानी की परवास की। पारस के पास आई, लेकिन उसने सांस रोक ली। दूसरी बार आकर बोली, मैं मैरीना हूं। उसने पूछा, कौन मैरीना? बकवास ना करो। अरे ये तुम अंधेरे में क्यों बैठे हो? क्या बताऊं क्यों बैठा हूं। जब यहां आया तो यहां 3 कैदी थे, वो तीनों अचानक गायब हो गए और मैं तन्हा रह गया हूं। मैरीना थोड़ी देर के लिए दिमागी तौर पर हाजिर हुई। अपने दिमाग को फिर पुरसुकून रखने की कोशिश करते हुए सोचा, वो अजनबी औरत कह रही थी कि पारस लंदन में है। मैंने नर्स के दिमाग से मालूम किया वो जोजो के साथ पेरिस में है और ख़ुद पारस कहता है कि वो उस तारीख कैद खाने में है जहां से 3 कैदी गायब हो गए हैं।
वो तीनों वॉशिंगटन के कैद खाने में थे। इसका मतलब यह है कि पारस वॉशिंगटन में है। बस इसीलिए पारस से डर लगता था। पता नहीं चलता था कि वो असल में कहाँ है और उसकी डमी कहाँ है। कभी मैरिना के पास डमी होती थी और कभी असल पारस होता था। सबसे पहले तो यही मालूम करना था कि वो खोपड़ी घुमा देने वाला महबूब है कहाँ। वो इजी चेयर से उठकर चोर रास्ते से तहखाने में आई। वहां के एक एक तारीख कमरे को देखा। सब खाली थे। पारस किसी तारीख कमरे में नहीं था, यानी लंदन शहर में नहीं था। एक तरह से इत्मीनान हुआ और ये बात भी समझ में आ गई थी कि वो पेरिस में नहीं है। जोजो के साथ पारस की डमी है। ये डमी या तो जोजो की तसल्ली के लिए रखी गई है कि वो पारस को अपने करीब समझती रहे, या मेरीना को धोखा देने के लिए ऐसा किया गया है और वो सचमुच धोखा खा गई थी। वो तहखाने से अपने बेडरूम में वापस आई, फिर इजी चेयर पर बैठकर पारस के पास पहुंच गई। उसे कहने लगी, ज्यादा चालाक ना बनो। तुम वॉशिंगटन में हो और तुमने मेरे 3 कैदियों को गायब किया है। मेरीना, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो तब से ये दीवाना तुम्हारे करीब ही रहता आया है। मैं जोजो की अलालत के बाइस कुछ दिनों के लिए पेरिस गया, फिर लंदन में तुम्हारे करीब चला आया। अब भी तुम्हारे करीब हूं। वो घबरा कर बोली, तुम झूठ बोलते हो। ये मेरे लिए एक ट्रेजेडी है कि तुम मुझे झूठा समझती हो। मैं मानता हूं कि तुम मुझे अपना मामूल समझती थी और मैं तुम्हारे तनवीमी अमल के जेर असर नहीं था और खामखा मामूल बनकर तुम्हें धोखा देता रहा था। अपने गिरेबान में झांक कर देखो और फराग दिली से तस्लीम करो कि तुम्हें इसलिए मुझसे फरेब मिला कि तुमने मुझसे फरेब किया, मुझे धोखे से गोली मारी, जख्मी करके मुझ पर तनवीमी अमल किया, फिर गुलाम बनाए रखने के लिए तारीख कैद खाने में पहुंचा दिया। हाँ, मैं दिलो जान से और रूह की गहराइयों से तुम्हें चाहती हूं, मगर तुम पर भरोसा नहीं करती। भरोसे के बगैर मोहब्बत नहीं होती। अगर तुम मुझे दिलो जान से और रूह की गहराइयों से चाहती तो आंखें बंद करके मुझ पर एतमाद करती। मैं अपने बाप पर भी एतमाद नहीं करती। ना करो। लड़की बाप के साथ जिंदगी नहीं गुजारती, आखिरी सांस तक अपने किसी एक मर्द के साथ रहती है और उस पर एतमाद करती है। तुम मुझे बातों में उलझा रहे हो। क्या यह तुम्हारी मोहब्बत और दोस्ती का सबूत है कि तुम मेरे 3 अहम आदमी छीन कर ले गए? मैं तुमसे किसी को छीन नहीं सकता। ये मेरी मोहब्बत है और दोस्ती का सबूत देने के लिए उन तीनों को वापस ला सकता हूं। यानी तुम जानते हो कि वो तीनों कहाँ हैं? हाँ, सलमान अंकल के कब्जे में हैं। सलमान को मेरा खुफिया अड्डा कैसे मालूम हुआ? अंकल को तकदीर ने तुम्हारे उस आदमी के पास पहुंचा दिया जो जेरी और बारबरा को तुम्हारे तारीख कैद खाने में ले गया था। मैं तकदीर को किसी हद तक मानती हूं, लेकिन इस हद तक नहीं कि वो हमेशा तुम पर मेहरबान होती रहती है। हाँ, दुरुस्त कहती हो। लंदन के उस खुफिया अड्डे में मुझे तकदीर ने नहीं, तुमने पहुंचाया है। तुम मुझे तारीख कैद खाने से निकाल कर ले गई। तुम्हारा ख्याल था कि मैं तुम्हारे तनवीमी अमल के जेर असर हूं। मेरा दिमाग तुम्हारे कब्जे में है और मैं यहां तक पहुंचने का रास्ता नहीं समझ रहा हूं। हाँ, ये मुझसे गलती हो गई थी। तुम जरा मोहब्बत से सोचो। मैं सोनिया मम्मा और अंकल सलमान को लंदन का ये खुफिया अड्डा बता सकता था। वो अपने जासूस वगैरह की ड्यूटी यहां लगा सकते थे, लेकिन मैंने अपनी परछाई को भी नहीं बताया। मैं तुम्हें दिलो जान से चाहता हूं। तुम पर दुश्मनों का तो क्या, अपनों का भी साया नहीं पड़ने दूंगा। क्या सच कह रहे हो? तुमने अपनी मम्मा को भी नहीं बताया है? मैं अपने बुजुर्गों में मम्मा से ज्यादा किसी को नहीं चाहता और मम्मा की कसम खाकर कहता हूं कि मेरे और तुम्हारे सिवा उस खुफिया अड्डे को कोई तीसरा नहीं जानता है। यहां सिर्फ मैं ही तुम्हारे पास आ सकता हूं। तुम हो कहां? तुम्हारे बिल्कुल करीब हूं। झूठ न बोलो। मैं तहखाने के तमाम तारीख कमरों में तुम्हें देखा ही हूं। तुम वहां नहीं हो। फिर किस तारीख कमरे में हो? मैरीना की ख्वाबगाह के साथ दूसरा कमरा था। उन दोनों कमरों के दरमियानी दरवाजा खुल गया। मैरीना उसे देखते ही चीख मारकर उछल पड़ी। पारस ने पूछा, मुझसे डर लगता है? इसे नफसियाती चाल कहते हैं। तुमने ये नहीं सोचा कि मैं तुम्हारे साथ वाले कमरे की बत्तियां बुझाकर तारीकी में बैठ सकता हूं। तुम्हारे जहन में सिर्फ अपने ही 2 तारीख कैद खाने थे। वो खौफ से उछलकर दीवार से जा लगी थी और उसे आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी। उस जहरीले सांप से जो ताल्लुक रहा था, वो जहरीला ताल्लुक उसकी तरफ खींच रहा था। जी चाहता था वो दौड़ती हुई जाए और उसकी गर्दन में बाहें डालकर सीने की धड़कनों को उसके सीने से लगा दे और रो रो कर शिकायत करे, क्यों चले गए थे मुझे छोड़कर, क्यों चले गए थे? लेकिन वो बड़ी दानाई से जज्बात को थपकना और सुलाना जानती थी। पारस ने कहा, मेरे पास आओ। नहीं, वो दीवार से और लग गई। फिर मैं तुम्हारे पास आऊं? नहीं। वो एक तरफ दीवार से लगकर जाने लगी। एक कमरे में रहने से खतरा था।
वो एक ही छलांग में सांसों के करीब पहुंच सकता था और अपनी अमानत वसूल कर सकता था। दीवार से लगकर आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए वो दरवाजे के करीब पहुंची। पारस ने कहा, तुम पास आना चाहती हो लेकिन डरती हो, और मैं डराना नहीं चाहता। तुम मेरी जान हो, आओ मोहब्बत से आ जाओ। वो दरवाजे के पास पहुंचते ही बाहर भाग गई, दौड़ते हुए दूर कॉरिडोर में गई। फिर पलट कर देखा, वो नजर नहीं आ रहा था। दिल ने कहा, तू अच्छा नहीं कर रही है, उसका दिल तोड़ रही है। देख, वो मायूस होकर कमरे में रह गया है, तेरे पीछे नहीं आना चाहता। वो जिंदगी के अमली मैदान में एक सिपाही लड़की बनकर रहती थी, अपने दिल की बात नहीं मानती थी, और दिमाग की ये बात थी कि अपने लाशों में रहने वाले पारस से निजात हासिल नहीं करना चाहती थी। लेकिन चाहती है कि वो भागे तो चाहने वाला आकर पकड़े, लेकिन वो पकड़ने नहीं आया था। ये पारस की ज्यादती थी। वो दौड़ती हुई पुराने महल के मुख्तलिफ कमरों और रातारियों से गुजरती हुई एक ऐसे कमरे में आई जहां एक चोर दरवाजा था। उस दरवाजे की दूसरी तरफ उसकी एक चोर खाबगाह थी जहां वो किसी से भी छुपकर रात गुजार सकती थी, और उस कमरे के पिछले दरवाजे से बाहिफाजत पुराने महल के पीछे एक खंडर में पहुंच सकती थी। फिर वहां से फरार का कोई भी रास्ता निकाल सकती थी। उसने खुफिया मैकेनिज्म के जरिए चोर दरवाजे को खोला। दूसरी तरफ एक तारीक कमरा था, लेकिन उसने रोशनी नहीं की। पारस का डर था कि शायद आता ही होगा। पहले उसने चोर दरवाजे को अंदर से बंद किया। दौड़ते रहने के बाइस उसकी सांस फूल रही थी। वो चंद लम्हों तक दरवाजे से लगी हाँपती रही। फिर एक हाथ बढ़ाकर स्विच बोर्ड टटोलने लगी। स्विच बोर्ड मिल गया, लेकिन वो हाथ एक फौलादी गिरफ्त में आ गया। उसने जोर की चीख मारी, पारस, पारस, मुझे बचाओ, जल्दी आओ प्लीज, मुझे बचाओ। पारस की धीमी सी आवाज सुनाई थी, कमाल है, मुझसे दूर भागती हो और मुझे ही पुकारती हो। मेरीना की ऊपर की सांस ऊपर ही रह गई। मैं तुम्हारी लाइल्मी में अक्सर यहां आता रहा हूं, पूरे महल को ऊपर से लेकर तहखाने तक समझ गया हूं। इस चोर दरवाजे से चोर खाबगाह में भी आ चुका हूं। वो अपनी कलाई छुड़ाना भूल गई। वो आहिस्ता आहिस्ता खींच रहा था, जैसे वो हाथ एक डोर था और वो डोर के जरिए पतंग की तरह खींची आ रही थी। कटी हुई पतंग के साथ भी यही होता है, कोई भी उसे लूट लेता है। पहले तो वो खामोश रही। उसे अपने अंदर की वो लड़की चुप करा रही थी जो पारस पर मरती थी। वो लड़की कह रही थी, पहले मुझे अपने यार पर मर जाने दे, फिर मेरीना को जिंदा कर लेना और उससे खुद को छुड़ाकर दूर भाग जाना। ऐसे वक्त सारी दुनिया भुलाती जाती है, लेकिन मेरीना अपनी शिकस्त और नाकामी नहीं भूल सकती थी। ब्रेन मास्टर और ब्लैक सीक्रेट इस तनहा लड़की को आला हुक्काम की नजरों से गिराने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। ऐसे में उस तनहा लड़की ने उनके 3 टेलीपैथी जानने वालों को अगवा किया था, अपने खुफिया अड्डे में छुपाया था। वो जीत रही थी। ठीक ऐसे ही वक्त पारस उसकी जीत को हार में बदल रहा था। वो अचानक खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, लाइट ऑन कर दो। पारस ने छोड़ दिया। फिर लाइट ऑन करते हुए पूछा, मेरी आगोश में मोम हो रही थी, अचानक पत्थर क्यों बन रही हो? मैं तुमसे नहीं बोलूंगी। एक तरफ मुझसे मोहब्बत करते हो और दूसरी तरफ मुझे नुकसान पहुंचाते हो। फिलहाल तुम्हारा एक नुकसान यह हुआ कि वॉशिंगटन वाला तारीख कैद खाना मिस्टर ब्रायन वुल्फ की नज़रों में आ गया, और यह महज तुम्हारे आलाकार की बेपरवाही से हुआ। एक तो उसने जेरी और बारबरा से गुफ्तगू की, अपनी कार में बैठने को कहा। वो गूंगा बनकर भी इशारे से उन्हें कार में बिठा सकता था, मगर उसने आवाज़ सुनाकर मिस्टर वुल्फ को अपने दिमाग में बुला लिया। और जब उसने जेरी और बारबरा को बेहोशी का इंजेक्शन लगाया तो समझ में आ गया कि मामला बहुत अहम है। अब तुम ही बताओ, क्या मिस्टर वुल्फ को अहम मामला मालूम करने के लिए उसके दिमाग में नहीं रहना चाहिए था? मेरीना ने कहा, उस वक्त मैं अपने आलायकार के दिमाग में थी। गलती मुझसे हुई, मुझे आलायकार को बोलने से रोकना चाहिए था। पारस ने कहा, तुम्हारा दूसरा नुकसान यह हुआ कि 3 नए टेलीपैथी जानने वाले तुम्हारी कैद से निकल गए। क्या यकीन करोगी कि वो तुम्हारी कैद से निकले ज़रूर हैं, लेकिन वो तुम्हारे ही पास हैं। वो बेयकीनी से बोली, मुझे उल्लू बना रहे हो? तुम बहुत ज़हीन उल्लू हो। ये पूछो वो तीनों हैं कहाँ? वो गर्दन में बाहें डालकर बोली, मैं क्यों पूछूं, खुद बताओ। तीनों अमेरिका में ही एक जगह छुपा कर रखे गए हैं। वो तुम्हारी अमानत हैं। कल सुबह सिफारत खाने चलो, ख्याल खानी के जरिए फौरन वीज़ा हासिल करो। शाम को पेरिस से मेरे लिए चार्टर्ड तैयारा आएगा। हम उसमें दूसरे शहर जाएंगे, वहां से हम तीसरे शहर जाएंगे। वहां मैं उन तीनों को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। ये चक्कर क्या है? पहले मेरे कैदियों को गायब किया, फिर उन्हें वापस करने के लिए मुझे दूसरे शहर ले जाना चाहते हो? मैं एक सवाल करता हूं, जवाब दो। तुम्हें अपने सवाल का भी जवाब मिल जाएगा।
क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारा तारिक कैद खाना किसी और की नज़रों में नहीं आया है? मेरीना ने सोचती हुई नज़रों से पारस को देखा। उसे अजनबी औरत यानी सुल्ताना याद आ गई। वो पारस की मुखालफत करते हुए उस अजनबी औरत को भूल गई थी। सुल्ताना ने दावा किया था कि वो मेरीना के खुफिया अड्डे को जानती है। उसने जेरी और बारबरा के नाम भी बताए थे। मेरीना ने पारस से कहा, हाँ, एक औरत जानती है। उसने मेरे तारीख कैद खाने के कैदियों के नाम भी बताए थे। मुझे डर है कि वो उस शहर के खुफिया अड्डे को भी जानती है। नहीं मेरीना, तुम्हारे जिस मामले का राजदार मैं रहूंगा, वो राज किसी तीसरे को कभी मालूम नहीं होगा। यकीन न हो तो उस औरत से पूछो कि तुम्हारा दूसरा खुफिया अड्डा है कहाँ। मैं अभी मालूम करती हूँ। वो ख्यालखानी की परवास करती हुई सुल्ताना के पास पहुंची। पहले उसने सांस रोकी। दूसरी बार मेरीना ने अपना नाम बताया। वो कहने लगी, आधे मिनट के बाद आना। ये कहकर सुल्ताना ने लैला को मुखातिब किया। उससे बोली, मेरीना मेरे दिमाग में आ रही है, जल्दी आ जाओ। वो लैला को इसलिए बुलाती थी कि वो मेरीना को उसके चोर ख्यालात पढ़ने नहीं देती थी। आधे मिनट बाद मेरीना ने आकर कहा, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। तुम्हारी मालूमात मेरे मुताल्लिक बहुत ज़्यादा हैं। तुम यहाँ तक जानती हो कि पारस मेरे पीछे पड़ा हुआ है। क्या ये बता सकती हो कि वो बदमाश आजकल किस मुल्क में है? हाँ, वो पेरिस में है। जल्द ही तुम्हारे पास लंदन आने वाला है। क्या तुम जानती हो कि लंदन में मेरा तारीख कैद खाना कहाँ है? सुल्ताना ने पूछा। तो क्या तुम मेरा इम्तहान ले रही हो? नहीं, इस सवाल का जवाब ज़रूरी है। जवाब सुनकर मैं पारस के मुताल्लिक एक ऐसी बात बताऊंगी जिसे सुनकर तुम हैरान रह जाओगी। ऐसी क्या बात है? पहले मेरे सवाल का जवाब दो। लंदन में मेरा खुफिया अड्डा कहाँ है? सुल्ताना ने कहा, मैं जानती हूं, लेकिन इसलिए नहीं बताऊंगी कि तुम मेरा इम्तहान ले रही हो। मैं समझ गई। मेरीना आगे कुछ कहने जा रही थी। उस औरत का एक नाम एल से शुरू होता है और दूसरा नाम एस से, यानी वो दो टेलीपैथी जानने वाली औरतें हैं। ये पढ़कर मेरीना ने कहा, मैडम एल और मैडम एस, मैं तुम दोनों का पूरा नाम नहीं लूंगी। मैंने थोड़ी सी देर में तुम दोनों के मुताल्लिक बहुत कुछ मालूम कर लिया है। क्या अपनी ज़बान से बताओगी कि मुझे पारस के खिलाफ क्यों भड़का रही हो? मेरीना से अपने अपने नाम का पहला हुर्फ सुनकर लैला और सुल्ताना हैरान रह गईं। लैला फितरतन बहुत ही शरीफ और सीधी सादी थी, हेरा फेरी नहीं जानती थी। उसके मुकाबले में सुल्ताना ज़रा चालाक थी। उसी के भड़काने पर वो पारस के खिलाफ साजिश में शरीक हुई थी। जब यह सुना कि मेरीना दोनों बहनों को जानती है तो वो घबरा कर सोच में पड़ गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो मेरीना को सुल्ताना के चोर ख्यालात पढ़ने से रोक न सकी। मेरीना की मक्कारी के मुकाबले में सुल्ताना कुछ नहीं थी। वो सुल्ताना को बातों में लगाकर उसके चोर ख्यालात पढ़ती चली गई। फिर कहने लगी, अच्छा सुल्ताना, अब तमाम हकायक सामने आ गए हैं। तुम अपनी बहन लैला पर सौकन बर्दाश्त नहीं करोगी। हैरानी की बात यह है कि सोनिया तुम्हारी बहन की सौकन बनने वाली है। इससे ज़्यादा हैरानी की बात, बल्कि नाकाबिले यकीन बात यह है कि तुम्हारी बहन के शौहर का नाम फरहाद अली तैमूर है और वो खुद को ब्राइन वुल्फ के नाम से जाहिर करता है। सुल्ताना घबरा गई, परेशान हो गई, क्योंकि उसके वालिद ने मेरे मुताल्लिक बयान दिया था कि मैं मर चुका हूँ। ये बयान देने के बाद वो अल्लाह को प्यारे हो गए थे। उनके बयान को दुरुस्त साबित करने के लिए मैं अब तक अपनी असलियत को छुपाता आ रहा था। लैला और सुल्ताना भी अपने वालिद के इस बयान को कायम रखना चाहती थीं। इतने अरसे तक एक बुजुर्ग का भरम रखने के बाद खुद उनकी बेटियों की वजह से राज फाश हो रहा था। मेरे अहम रिश्तेदारों के बाद मेरीना वो लड़की है जिसे मालूम हो गया कि फरहाद अली तैमूर जिंदा है। सुल्ताना ने परेशानी को छुपाते हुए ठिठाई से कहा, झूठ है। फरहाद की तो हड्डियां भी कब्र में कल गई होंगी। मेरी बहन के शौहर का नाम भी फरहाद है। नाम एक है, शख्सियत एक नहीं। तुमने बड़ी उम्दगी से बात बनाई है, मगर यह तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम्हारे चोर ख्यालात ने तुम्हारे बहनोई फरहाद को पारस का बाप बताया है। अब सुल्ताना बात नहीं बना सकती थी, कोई जवाब नहीं दे सकती थी। उसने सांस रोक ली। मेरीना दिमागी तौर पर पारस के सामने हाजिर हो गई। वो कहने लगा, बड़ी लंबी बातें हो रही थी। वो पारस को गुस्से से घूरकर तंजी अंदाज में बोली, हाँ, किसी के खानदान का शजरा मालूम करने में देर लगती है। किसके खानदान की बात कर रही हो? पहली बार सुल्ताना से दिमागी राब्ता कायम किया तो उसके ख्यालात न पढ़ सकी। दिमाग के तहखाने तक पहुंचने में दुश्वारी रही थी। जब तुमने कागज पर लिखकर बताया कि वो दो टेलीपैथी जानने वाली औरतें हैं, तो मैं समझ गई कि दूसरी औरत मुझे सुल्ताना के चोर ख्यालात पढ़ने से रोक रही है। फिर पता नहीं क्या हुआ कि दूसरी औरत यानी लैला कहीं चली गई। उसके बाद मैंने मालूम कर लिया कि मुझे तुम्हारी और तुम्हारे बाप की हकीकत भी मालूम हो गई है। पारस ने ताज्जुब से पूछा,
तुमने क्या मालूम किया? यही कि तुम्हारा बाप जिंदा है, फरहाद अली तैमूर जिंदा है। पारस चश्मे सदन में समझ गया कि लैला और सुल्ताना ने बहुत बड़ी हिमाकत की है। उसने मरीना से कहा, मैं यह हकीकत तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन कैसे बताता जबकि तुम मुझे नाकाबिल एतमाद समझती आ रही हो। तुम ठीक कहते हो, अगर मैं तुम पर भरोसा करती तो तुम मुझे बता देते कि तुम्हारा बाप जिंदा है। मैं सोचती हूं कि मुझे भी इस राज को छुपाना चाहिए, लेकिन फरहाद अली तैमूर की जिंदगी मेरे लिए मौत है या तबाही है। मैंने खुद ही उस मुर्दा फरहाद को ढूंढ निकाला है, इसमें तुम्हारा कोई एहसान नहीं है। अब मैं अपने मुल्क के हुक्काम को इस खतरे से आगाह करूंगी। तुम चाहो तो मुझे अभी मार डालो ताकि राज राज ही रह जाए। तुम मेरी जान हो और कोई अपने हाथों से अपनी जान नहीं लेता। मोहब्बत का ड्रामा ना करो। मैं तुम्हें गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए देख चुकी हूं। तुम कई माह के बाद मेरे पास मोहब्बत से नहीं आए हो, बल्कि अपनी सोनिया मम्मा की शर्त पूरी करने के लिए फिर से मोहब्बत शुरू कर रहे हो। सोनिया ने कहा है जब तक तुम मुझे मुसलमान दुल्हन बनाकर नहीं लाओगे, वो तुम्हारे बाप के साथ अज़वाजी जिंदगी नहीं गुजारेगी। लानत है तुम पर। अपने बाप का बिस्तर गर्म करने के लिए तुम मुझे मोहब्बत का फरेब देने आए हो। पारस का हाथ चल गया। मरीना के रुखसार पर तमाचा पड़ा। वो लड़खड़ा कर पीछे एक कुर्सी पर गिर पड़ी। फिर कहने लगी, मारो, मुझे जान से मार दो। मैं अगर जिंदा रही तो तुम्हारे बाप के लिए मुसीबत बन जाऊंगी। वो नागवारी से बोला, तुम्हारे बड़े बड़े बाप मेरे बाप के लिए मुसीबत बनते बनते मर गए, इसलिए बाप का जिक्र छोड़ो, पहले बेटे को ही हजम कर लो तो बड़ी बात होगी। एक बात तुम्हें समझ लेना चाहिए कि मैं सिर्फ अपनी सोनिया मम्मी के हुकूक उन्हें दिलाना चाहता हूं, वरना कोई बेटा अपने बाप का बिस्तर गर्म नहीं करता। बाप अपनी औलाद के लिए बिस्तर गर्म करता है तो हम और तुम पैदा होते हैं। तुमने कैसे समझ लिया कि मोहब्बत के फरेब में आकर मैं ईसाइयत से मुंह फेर कर इस्लाम कबूल कर लूंगी? अगर मैं ऐसा समझता तो अभी तुम्हें इतने जूते मारता कि तुम मर जाती या जान बचाने के लिए मेरा मजहब कबूल कर लेती। लेकिन इस्लाम में जबर की मुमानियत है। इस्लाम ना तो तलवार से फैला है और ना ही किसी फरेब से। फिर मैं तुम्हें मोहब्बत का फरेब देकर कैसे इस्लाम कबूल करने पर मजबूर कर सकता था? तुम बातें बना रहे हो। सुल्ताना का दिमाग झूठ नहीं बोल सकता। दिमाग में छुपी हुई बातें सच होती हैं। सुल्ताना आंटी इतना ही जानती हैं जितना उन्होंने सुना है। हम माँ बेटे के इशारे किसी दूसरे की समझ में नहीं आते। मम्मा ने लैला आंटी को सुनाने के लिए यह शर्त रखी थी, वरना मैं अपनी माँ की फराखदिली जानता हूँ। वो कहती हैं हर मजहब के पैगंबर ने इंसानियत की भलाई के लिए बेहतरीन हिदायत दी हैं। कोई ऐसा पैगंबर बताओ जिसने इंसानों को गुमराह किया हो। फिर तुम्हारी मम्मा मुझे मुसलमान बहू के रूप में क्यों देखना चाहती हैं? ये एक फितरी बात है। अगर कभी हम शादी के मरहले, अरे रुक जाओ, तुमसे शादी करेगी मेरी जूती। यानी अभी तुम्हारी जूती राजी है? ये रजामंदी पांव से शुरू हो रही है और सर तक पहुंचेगी। बुजुर्गों ने गलत नहीं कहा है, औरतों की अकल पैरों में होती है। बातें ना बनाओ, जाओ यहां से। उसने मुस्कुराकर पूछा, क्या वाकई चला जाऊं? ओह, मैं भूल गई थी कि अभी तुम्हारे बस में हूं। मेरा कोई दुश्मन मुझे ढूंढ ना सका, तुमने मुझे पकड़ लिया है। अब तुम जो चाहो वो सलूक कर सकते हो। अगर शैतान बनना होता तो बहुत पहले बन चुका होता। मैं इंसान हूं, इंसान ही रहूंगा। यहां से चला जाऊंगा, तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा, लेकिन कुछ अच्छी बातें समझा कर जाऊंगा। सबसे अहम बात यह कि दुनिया के बड़े बड़े जालिमों से लड़ने के लिए टीम वर्क की ज़रूरत होती है। अकेली रहकर वक्ती तौर पर कामयाबियां हासिल कर रही हो, कई बार बुरी तरह फंसते फंसते बच गई हो, हमेशा नहीं बचोगी। तुम्हें बचाने वाला कोई होना चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें बॉडी गार्ड बना लूं। क्या यही चाहते हो? मेरे चाहने से क्या होता है? बात तुम्हारे चाहने की है। जब तक तुम एक मजबूत टीम नहीं बनाओगी, तुम्हारी जान खतरे में रहेगी। सलमान अंकल ने बताया है कि तुमने टेलीपैथी जानने वालों को तंजीम वाले मुल्क जाने से रोक दिया है। इस तरह तंजीम वालों को अपना दुश्मन बना लिया है। नए दुश्मनों में ब्रेन मास्टर और ब्लैक सीक्रेट है। तुम्हारे मुल्क का सुपर मास्टर भी तुम्हारा हिमायती नहीं है। तुम हमें भी दुश्मन समझती हो, यानी दुश्मनों की तादाद बढ़ाती जा रही हो। कोई ऐसी हस्ती बता दो जो तुम्हारी दोस्त हो और तुम्हारे बुरे वक्त में काम आती हो। तुम कुछ अच्छी बातें कर गए हो, मैं गौर करूंगी। हाँ, इस पहलू पर गौर करना कि अभी तुम पर बहुत ज्यादा बुरा वक्त नहीं आया है, इसलिए तुम बुरे वक्त के मसाइब और जिल्लतों को नहीं समझ रही हो।